जय भीम, वंदे मातरम। मैं भावी शिक्षकों को राम राम सलाम करता हूँ। ये खान सर की बुक है जो पर्यावरण। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण। पर्यावरण से शुरुआत करते हैं। खान सर की फेमस बुक पॉकेट जीके के नाम से प्रसिद्ध है। क्लास की शुरुआत करते हैं। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अध्यापक अध्यापिका बनना है या किसी भी नौकरी में जाना है, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद गवर्नमेंट नौकरी पक्की। इसको खान सर ने खुद ही कहा है। पर्यावरण से तात्पर्य वातावरण के उन समस्त तत्वों से है जो व्यक्ति या वस्तु को घेरे रहते हैं। फिटिंग 1922 ने सर्वप्रथम पर्यावरण शब्द को परिभाषित किया तथा इनके अनुसार जीव के समस्त पारिस्थितिकी कारकों का पूर्ण योग ही पर्यावरण है। धातव्य रहे, पर्यावरण शब्द का मूल शब्द फ्रेंच का इन्वायरमेंट है, जिसका अर्थ है घेरना या घिरा हुआ है। पर्यावरण के लक्षण: जीवों के चारों ओर की वस्तुएं पर्यावरण बनाती हैं। दूसरा पॉइंट, पर्यावरण में जीवों का परस्पर सहवास अनिवार्य लक्षण है। तीसरा पॉइंट, भौतिक व अजैविक घटक पर्यावरण के महत्वपूर्ण भाग हैं। भौतिक और जैविक घटक पर्यावरण के महत्वपूर्ण भाग हैं। पर्यावरण का एक खुला तंत्र है। पर्यावरण को स्पष्ट 4 परिमंडलों में विभक्त किया गया है। स्थलमंडल, लिथोस्फीयर, पृथ्वी की बाहरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत सभी 7 महाद्वीप और महासागरीय तीनतल सम्मिलित किए गए हैं। खनिजों द्वारा बनी 300 किलोमीटर मोटी इस परत को भूपर्वती अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। देखेंगे जलमंडल, इसको कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। भूमंडल के लगभग 3/4 भाग पर उपस्थित संपूर्ण जल भाग को स्थलमंडल कहते हैं। यह महासागर, झील, हिमनदों तथा हिमचादरों के रूप में पाया जाता है। अब देखेंगे वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के स्थल और जलमंडल को घेरे रखने वाली वायु परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की प्रमुख गैसें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इनके अतिरिक्त आर्गन 0.93%, क्रिप्टॉन, नियोन, हीलियम, जलवाष्प, अमोनिया, ओजोन तथा सूक्ष्म कण भी पाए जाते हैं। देखेंगे चौथा पॉइंट, जलमंडल, बायोस्फीयर। जल स्थित और वायुमंडल के वे सभी भाग जहाँ सजीव रहते हैं उसे जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल का विस्तार वायुमंडल में 17 किलोमीटर ऊंचाई तक तथा सागरी भाग में 11 किलोमीटर गहराई तक है। भूपटल पर विभिन्न भू आकार पाए जाते हैं जो पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, हिमचादर,
मरुस्थल आदि। इसी प्रकार जलमंडल में झीलें, नदियाँ, सागर, महासागर निरंतर सक्रिय रहते हैं। पर्यावरण को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला पॉइंट, अजैविक पर्यावरण। पृथ्वी के स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पॉइंट, जैविक पर्यावरण। पृथ्वी के स्थल, जल तथा वायुमंडल के विभिन्न जीव जंतुओं, पेड़ पौधे, जीवाणुओं और मानव आवास जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पारिस्थितिकी। विभिन्न सजीवों एवं उनके पर्यावरण के आपसी संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ घर या आवास का अध्ययन होता है। अर्नेस्ट हेकल 1869 ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द की व्याख्या की। भारत में आधुनिक पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। उनके द्वारा वाराणसी में पारिस्थितिकी अध्ययन संबंधी प्रमुख केंद्र की स्थापना की थी। इन्हीं के प्रयासों से ही भारत सरकार ने पर्यावरण नियोजन और समन्वय हेतु राष्ट्रीय समिति 1972 का गठन किया, जिसके आगे चलकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 1984 की स्थापना की नींव रखी। संगठन स्तर के आधार पर पारिस्थितिकी को दो प्रकार की होती है। पहला पॉइंट, स्वपारिस्थितिकी ऑटोकोलॉजी। इसमें एक प्रजाति के सजीव तथा पर्यावरण का आपसी अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट, समपारिस्थितिकी सिंकोलॉजी। इसमें किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी सजीवों एवं पारिस्थितिकी आवास का आपसी अध्ययन किया जाता है। एच रेटर को पारिस्थितिकी का संस्थापक कहा जाता है। एच रेटर को पारिस्थितिकी का संस्थापक कहा जाता है। भारत में पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ, बेंगलुरु में है। पारिस्थितिकी कार्यक्षेत्र। पारिस्थितिकी का निम्नलिखित कार्यक्षेत्र है। मानव जाति का जीवित रहने का आधार। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र की आत्मनिर्भरता को बनाए रखना। तीसरा पॉइंट, जंगल व जंगली जानवरों का संरक्षण। चौथा पॉइंट, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। पांचवा पॉइंट, वातावरण में व्याप्त प्रदूषण का अध्ययन। छठा पॉइंट, आनुवंशिक पदार्थों का संरक्षण। सातवां पॉइंट, जीवों के अनुकूलन का अध्ययन। आठवां पॉइंट, सामाजिक वानिकी। पर्यावरण प्रदूषण को देखेंगे। मानव गतिविधियों के फलस्वरूप पर्यावरण में अवांछित पदार्थों का एकत्रित होना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। प्रदूषण पर्यावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ है पानी, हवा, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। वर्तमान समय में पर्यावरणीय
अवनयन का यह एक प्रमुख कारण है। प्रकृति द्वारा निर्मित वस्तुओं के अवशेष को जब मानव निर्मित वस्तुओं के अवशेष के साथ मिला दिया जाता है तब दूषक पदार्थों का निर्माण होता है। दूषक पदार्थों का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के पश्चात अवशेषों को पृथक रखने से इनका पुनः चक्रण वस्तु का ऊर्जा में किया जाता है। पृथ्वी का वातावरण स्तरीय है। पृथ्वी के नज़दीक लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फीयर है, जिसमें ओजोन स्तर होता है। यह स्तर सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें यूवी किरणों को शोषित कर उसे पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है। आज ओजोन स्तर का तेजी से विघटन हो रहा है। वातावरण में स्थित क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैसें के कारण ओजोन स्तर का विघटन हो रहा है। यह सर्वप्रथम 1980 के वर्ष में नोट किया गया कि ओजोन स्तर का विघटन संपूर्ण पृथ्वी के चारों ओर हो रहा है। दक्षिणी ध्रुव के विस्तारों में ओजोन स्तर का विघटन 40% 50% हुआ है। इस विशाल घटना को ओजोन छिद्र या ओजोन होल कहते हैं। मानव आवास वाले विस्तारों में भी ओजोन छिद्रों के फैलने की संभावना हो सकता है। ओजोन स्तर के घटने के कारण ध्रुवीय प्रदेशों पर जमी बर्फ को पिघलने लगी है तथा मानव को अनेक प्रकार के चर्म रोगों का सामना करना पड़ रहा है। ये रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनरों में से उपयोग होने वाली फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें के कारण उत्पन्न हो रही है समस्या। आज हमारा वातावरण दूषित हो रहा है। वाहनों तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैस के कारण हवा वायु प्रदूषित होती है। मानव कृतियों से निकलने वाले कचरे को नदियों में छोड़ा जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है। लोगों द्वारा बनाए गए अवशेष को पृथक न करने के कारण बने कचरे को फेंके जाने से भूमि जमीन प्रदूषण होता है। प्रदूषण पैल्यूंट जो पदार्थ पर्यावरण को दूषित करते हैं या प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषकों का वर्गीकरण विजिबिलिटी कम इसमें उत्पत्ति स्रोत के आधार पर प्राकृतिक प्रदूषण मानव जनित प्रदूषण, स्वरूप के आधार पर प्राथमिक प्रदूषक द्वितीय प्रदूषण, निस्तान के आधार पर सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघट्य प्रदूषक सूक्ष्म जीवों द्वारा अनअपघट्य प्रदूषक, अवस्था के आधार पर ठोस कणकीय प्रदूषक तरल प्रदूषक। देखेंगे प्राकृतिक प्रदूषक नेचुरल पैल्यूंट ये प्राकृतिक स्रोतों की क्रियाविधि से उत्पन्न होते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, जैविक पदार्थों के सड़ने से तथा वनाग्नि इत्यादि। मानव जनित प्रदूषक ह्यूमन ओरिएंटेड पैल्यूंट गैस, धूल, उष्मा तथा कणकीय पदार्थ आदि कुछ मानव जनित प्रदूषक के कारक हैं। प्राथमिक प्रदूषक प्राइमरी पैल्यूंट वे प्रदूषक पदार्थ जो सीधे किसी स्रोत से उत्सर्जित होते हैं और अपने
वास्तविक रूप में बने रहते हैं उसे प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं, जैसे DDT, CO2, CO, प्लास्टिक, अमोनिया NH3, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, कड़की पदार्थ PM, वैलेंटाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड VOCs इत्यादि क्या है? प्राथमिक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक सेकेंडरी पैल्यूटेंट वे पदार्थ जो प्राथमिक प्रदूषक और वातावरणीय प्रदूषण से अंतःक्रिया के उत्पन्न होते हैं, द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन, ओजोन O3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 आदि। सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटी प्रदूषक बायोडिग्रेडेबल पैल्यूएंट बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोडिग्रेडेबल पैल्यूटेंट बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर अपने विषाक्त प्रभाव को खो देते हैं उसे अपघटी प्रदूषक बायोडिग्रेडेबल पैल्यूटेंट कहते हैं। जैसे वाहित मल, कूड़ा, करकट इत्यादि। परंतु इन पदार्थों की एक सीमित मात्रा ही सूक्ष्मजीवों, जीवाणुओं एवं कवक द्वारा अपघटित होती है। सूक्ष्मजीवों द्वारा अनअपघटित प्रदूषक नॉन डिकम्पोजिबल पैल्यूटेंट बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वे पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते अनअपघटित प्रदूषक नॉन बायोडिग्रेडेबल पैल्यूटेंट कहलाते हैं। जैसे सीसा, पारा, आर्सेनिक, DDT, 2,4-D इत्यादि। ठोस कण की प्रदूषक सॉलिड पार्टिकुलेट पैल्यूटेंट इसके अंतर्गत एरोसेल, धूल कण, औद्योगिक अपशिष्ट और सिलिका इत्यादि को शामिल किया जाता है। तरल प्रदूषक लिक्विड पैल्यूटेंट इसके अंतर्गत यूरिया, अमोनिया, ऑयल स्लिक्स तथा नाइट्रेट युक्त जल इत्यादि को शामिल किया जाता है। अब पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण। वायु में किसी हानिकारक ठोस, तरल या गैस का जिसमें ध्वनि या रेडियोधर्मी विकिरण भी शामिल हैं इतनी मात्रा में मिल जाना जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव और अन्य जीवधारियों को हानिकारक रूप से प्रभावित करते हैं तथा इनके कारण पौधे, मनुष्य और वातावरण कोई स्वाभाविक प्रक्रिया बाधित होती है, वायु प्रदूषण कहते हैं। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। कभी कभी ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों जैसे ज्वालामुखी का फटना, वनों में लगने वाली आग से उठा धुआं अथवा धूल द्वारा आ सकते हैं। वायु प्रदूषण का स्रोत फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, निर्वातक, जलावन, लकड़ी तथा उपलों को जलने से निकला हुआ धुआं होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरीन, सीसा, अमोनिया, कैडमियम, धूल आदि प्रमुख मानव जनित वायु प्रदूषक हैं। वायु प्रदूषण के प्रभाव निम्नलिखित हैं। प्रदूषित वायु के कारण सूर्य के प्रकाश की मात्रा में कमी आ जाती है, जिससे पौधों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होती है। वायु प्रदूषण से मानव का श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और उसमें दमा, ब्रोंकाइटिस, सिर दर्द, फेफड़े का कैंसर, खांसी, आँखों का जलन, गले का दर्द, निमोनिया, हृदय रोग, उल्टी और जुकाम आदि रोग हो सकते हैं। वायु प्रदूषित क्षेत्रों में जब बरसात होती है तो वर्षा में विभिन्न प्रकार की गैसें एवं विषैले पदार्थ घुलकर धरती पर आ जाते हैं, जैसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। वाहन अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड धुआं उत्पन्न करते हैं। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह एक विषैले गैस है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहन क्षमता को घटा देती है। सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाली कोहरे जैसी मोटी परत धूम कोहरा होता है, जो धुएं तथा कोहरे से बनता है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं, जो अन्य वायु प्रदूषण तथा कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। कोहरे के कारण सांस लेने में कठिनाई वाले रोग जैसे दमा, खांसी, बच्चों में सांस के साथ हरहराहट उत्पन्न हो जाते हैं। पेट्रोलियम प्रसंस्करण सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। विद्युत संयंत्रों में कोयला के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। अन्य प्रदूषण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर तथा एरोसोल फुहार में होता है। CFC के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। डीजल तथा पेट्रोल से चलने वाले स्वचालित वाहनों द्वारा अत्यंत छोटे कण भी उत्पन्न होते हैं, जो अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहते हैं। ये दृश्यता को घटा देते हैं। उद्योग से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषण जैसे वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के अपक्रिया कारक सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण स्मारकों के संगमरमर का संक्षारण होता है, जिसे संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल में CO2 का उपयोग करते हैं, जिसके कारण वायु में CO2 की मात्रा कम हो जाती है। CO2 ऊष्मा को रोक लेती है और उसे वायुमंडल में नहीं जाने देती। परिणाम स्वरूप वायुमंडल के औसत तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसे विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जलवाष्प जैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान करती हैं। इनकी भांति इन्हें भी पौधे घर गैस ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग पौधे घर गैसें ग्रीन हाउसेस गैसेस उत्सर्जन में कमी करने के लिए संयुक्त रूप सम्मेलन के अंतर्गत क्योटो
काल के साथ अनुबंध पर बहुत से देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। हिमालय के गंगोत्री हिमनद विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलने वाले आरंभ हो गए हैं। शताब्दी के अंत तक पौध घर गैसें ग्रीन हाउस गैसें के कारण 2 डिग्री सेल्सियस तक ताप में वृद्धि हो सकती है, जो संकटकारी स्तर है। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं: वाहन में जीवाश्म ईंधन का दहन, रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन आदि द्वारा निकलने वाली गैसें। पहला पॉइंट, कृषि कार्यों में कीटनाशी एवं जीवाणुनाशी दवा का उपयोग। दूसरा पॉइंट, फर्नीचरों पर की जाने वाली पॉलिश और स्प्रे पेंट बनाने में प्रयुक्त होने वाला विलायक। तीसरा पॉइंट, कूड़े कचरे का सड़ना एवं नलियों की सफाई न होना, वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं तथा रसायन, आणविक संयंत्र से निकालने वाली गैस तथा धूल कण, जंगलों में पेड़ पौधों के जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल शोधक कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं, ज्वालामुखी विस्फोट, जलवाष्प SO2। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय निम्नलिखित हैं: उद्योगों की चिमनियों की ऊंचाई अधिक हो, कोयले अथवा डीजल के इंजनों का उपयोग कम किया जाए, मोटर वाहनों के कार्बोरेटर की सफाई कर कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम किया जा सकता है, लेड रहित पेट्रोल का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाए, घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग ज़्यादा किया जाए, यूरो मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए, ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियान 11 तथा फ्रियान 12 के उत्पादन एवं उपयोग पर कटौती की जानी चाहिए, कारखानों की चिमनियों में बैग फिल्टर का उपयोग किया जाना चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने की आवश्यकता है। ये वैकल्पिक ईंधनों सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा हो सकते हैं। देश में प्रथम शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान नागपुर शहर महाराष्ट्र ने लॉन्च किया। देश में प्रथम शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन तथा प्लान नागपुर शहर महाराष्ट्र में लॉन्च किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, एरोसोल, हवा में लटके तरल या ठोस कण जो 1.0 से 10 माइक्रोन आकार के होते हैं, इन्हें एरोसोल कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः बिजली घर, स्वचालित मोटर, वाहनों तथा घरों में जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग तथा लकड़ी आदि के दहन से होती है। एरोसोल एक कणकीय वायु प्रदूषक है, जो कि एक कोलाइडी कण है तथा वातावरणीय गैसों में फैला होता है। यह प्राकृतिक एवं मानव जनित किसी भी स्रोत से उत्पन्न हो सकते हैं। ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु को प्रभावित करते हैं। फैले एरोसोल हानिकारक रेडिएशन को ग्रहण करते हैं, साथ ही बादलों को भी प्रभावित करते हैं। मुख्यतः एरोसोल विकिरण परावर्तन को बढ़ाकर एल्बिडो में वृद्धि करते हैं, जिसके कारण ग्लोबल कूलिंग को संभावना बन जाती है। फ्लाई ऐश, थर्मल पावर प्लांट में कोयले के जलने की क्रिया में राख उप उत्पाद की तरह निष्कासित होती, जिसे फ्लाई ऐश कहते हैं। यह राख वायु व जल को प्रदूषित करती है तथा पावर जल स्रोतों में भारी धातु प्रदूषण का कारण भी हो सकती है। यह राख
वनस्पतियों पर भी प्रभाव छोड़ती है, क्योंकि यह पत्तियों और मिट्टियों पर पूरी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जम जाती है। यह राख ईंट बनाने और भरावन के लिए भी प्रयोग में लाई जाती है। इस राख का निर्माण एल्यूमीनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 तथा कैल्शियम डाइऑक्साइड आदि से होता है। इसमें सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट एवं कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण भी होते हैं, जिनमें श्वसन संबंधी रोग होते हैं। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अवक्षेपक, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन या अन्य कण निस्पंदन उपकरणों के प्रयोग द्वारा वायु में मिलने से रोका जा सकता है। निलंबित कणिकीय पदार्थ, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर SPM, हवा में तैरते व ठोस एवं निम्न वाष्प दाब वाले द्रव कण जिनका आकार 1.01 माइक्रोन से 100 UM तक होता है, लंबित कणिकीय पदार्थ कहलाते हैं। 10 UM से छोटे आकार के कण श्वसनशील निलंबित कणिकीय पदार्थ रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर RSPM कहलाते हैं। 2.0 UM से छोटे आकार के कण सांस द्वारा फेफड़ों के अंदर जाकर ढेर परेशानियां पैदा करते हैं तथा ये पदार्थ जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी प्रभावित करते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, फोटोकेमिकल स्मॉग। धूम कोहरा एक प्रकार का सेकेंडरी प्रदूषक है जो जीवाश्म ईंधन को जलाने पर तब उत्पन्न होता है जब प्रदूषक रसायन वातावरण में सूरज की रोशनी से प्रतिक्रिया करते हैं। जब नाइट्रस ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो द्वितीय प्रदूषक बनते हैं, जैसे ओजोन और पेरॉक्सीडेंट। इन द्वितीय प्रदूषकों को ही फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। सौर विकिरण को कम कर यह विटामिन D के उत्पादन को घटाते हैं, जिससे श्वसन तंत्र की समस्याएं इत्यादि मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले इसके नकारात्मक प्रभाव हैं। अब हम अगली क्लास में जल प्रदूषण के बारे में, वाटर प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय भीम, वंदे मातरम। भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा राम राम सलाम।